Next question. Tangents are drawn to the parabola. Tangents are drawn to parabola y square is equal to 4ax at points P and Q at points P and Q whose inclination to axis are theta 1 and theta 2, बराबर है. If A be the vertex है पैराबोला का and circles on AP and AQ as diameter intersect in R and AR is inclined at an angle phi. Prove that cot theta 1 plus cot theta 2 plus 2 tan phi is equal to 0. तो सॉल्व करते हैं भाई. सबसे पहले तो दो टेंजेंट की बात है. यहाँ पे 2 पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है. उन दोनों का इंक्लिनेशन एंगल जो है वो कितना है, थीटा 1 है. ठीक है, तो दोनों का इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा 1. और एक का थीटा 1 है, दूसरे का थीटा 2 है. बराबर है. ओके, तो यहाँ पे ये पैराबोला हो गया. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x करके हमारा ये पैराबोला है ही. ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट मान लिया P इधर हो गया. ठीक है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है. मतलब यहाँ पे ये A वर्टेक्स है, तो A से लेके P ज्वाइन किया तो ये कॉर्ड बनेगी. P पॉइंट पे तो टेंजेंट जैसे P ऑफ T1 बोल दिया और दूसरा एक पॉइंट Q ऑफ T2 बोल दो, पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लिया. तो AQ को ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, ऐसा हो जाएगा. अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि टेंजेंट्स तो ड्रॉ किए, दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए. ठीक है, ये दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए. वो टेंजेंट का कोई यहाँ पे कोई निकालना नहीं है वैसे, कोई इक्वेशन वो निकालने की कोई यहाँ पे कोई पूछा नहीं है. यहाँ पे हुज इंक्लिनेशन एट एक्स एक्सिस आर थीटा 1 एंड थीटा 2 है. यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो P पॉइंट जहाँ पे उसको वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो वो कॉर्ड का जो है इंक्लिनेशन एंगल थीटा 1 है और ये कॉर्ड AQ का इंक्लिनेशन एंगल थीटा 2 है. इसका मतलब यहाँ पे ऐसा बोलेंगे M ऑफ, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये कॉर्ड हो गई. ओके सॉरी, यहाँ पे टेंजेंट बोला है. टेंजेंट्स, हाँ टेंजेंट्स का इंक्लिनेशन एंगल है. अच्छा, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना चाहो तो वैसे ड्रॉ कर सकते हैं. मैं ड्रॉ करके फिर मिटा दूंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है. हाँ, तो सॉरी, टेंजेंट के इंक्लिनेशन एंगल दिया ना. हाँ, हुज इंक्लिनेशन टू द एक्स एक्सिस, मतलब ये टेंजेंट 1 है, उसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा 1 है. मतलब ये जो टेंजेंट 1 है जो P पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया है उसका स्लोप जो है M1 में बोल सकता हूँ tan थीटा 1. बराबर है. ठीक है, और उसी तरह से ये जो Q पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका इंक्लिनेशन एंगल जो है M2 इज इक्वल टू tan थीटा 2 है. ओके, तो वो दो टेंजेंट की तो वैसे कोई बात नहीं करनी है हमें, वो खाली इंक्लिनेशन एंगल है खाली.
ओके, इतना बोला गया है कि θ1 और θ2 क्या है, P और Q पॉइंट्स पे जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे उन दोनों के इंक्लिनेशन एंगल, मतलब उन दोनों का स्लोप जो है tan θ1 और tan θ2 आ जाएगा, है ना। वो दोनों ही टेंजेंट के स्लोप जो है क्या आ जाएंगे, tan θ1 और tan θ2। अब क्या बोला है, ए बी द वर्टेक्स एंड सर्कल्स ऑन ए पी एंड ए क्यू। हाँ, ए पी और ए क्यू को मतलब दो सर्कल बनाने हैं। एक सर्कल है उसका डायमीटर ए पी लेना है और दूसरे सर्कल को कैसे बनाना है, ए क्यू को डायमीटर लेके हमें ड्रॉ करना है। और वो दोनों सर्कल जो है आर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मान लिया सर्कल ए पी कुछ इस तरह से मान लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे करके आ गया, लो इस तरह से आ गया। और दूसरा सर्कल जो है ए क्यू को डायमीटर बना के ए क्यू को डायमीटर जो है कंसिडर करके हम दूसरा सर्कल बना सकते हैं। ओके, दूसरा सर्कल ए क्यू को डायमीटर, तो वो कुछ इस तरह से, एक सेकेंड, वो जो है यस कुछ इस तरह से आएगा, रफ स्केच है। तो ये दोनों सर्कल, एक तो देखो ए पॉइंट उन दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, है ना, क्योंकि दो सर्कल ऐसे ही इंटरसेक्ट करेंगे इसमें, तो है ना। यहाँ पे आप ए पी और ए क्यू को डायमीटर लेके दो सर्कल बनाओगे, उनका जो है ऐसे आएगा, वो दोनों सर्कल ऐसे यहाँ पे बनेंगे। तो उन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये वर्टेक्स ही हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने बोल रखा है कि इंटरसेक्टेड इन आर। दूसरा क्या बोल रखा है कि दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर। यहाँ पे आर कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्स एक्सिस पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ भी नहीं किया है, एक्स एक्सिस पे मतलब वो नहीं लिखा है। ओके, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है। अच्छा, ए आर ड्रॉ ज्वाइन कर दो। ए आर मतलब ये दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। ए आर मतलब इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड, ठीक है। यस, कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सिस जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो सबसे पहले बस मुझे यही करना है कि ए आर का इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए तो ये दोनों सर्कल के इक्वेशन निकालने पड़ेंगे उसके लिए। अच्छा, मुझे ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास है ना, ए ऑफ 0 0 है, वर्टेक्स मतलब ओरिजिन होता है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है। पी के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होंगे, ए टी वन स्क्वायर 2a t1, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स ए टी टू स्क्वायर 2a t2। तो मेरे पास दोनों ही सर्कल के लिए डायमीटर के एंड पॉइंट्स है ना। ए पी डायमीटर है, देखो फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसको C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया। तो C1 कितना लिखेंगे, x इंटू डायमेट्रिक फॉर्म पता ही हमें, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस x1 मतलब 0 x1 मतलब 0 है और x2 मतलब 81 स्क्वायर। सो x इंटू एक्स माइनस 81 स्क्वायर प्लस y इंटू वाई माइनस 281 इज इक्वल टू 0। उसी तरह सर्कल 2 का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 281 इंटू वाई। ओके, ऐसा आएगा ये। और उसी तरह से सिमिलरली लिख दो सर्कल, सेकेंड सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं अभी तो, यानी कि उसमें भी एक एंड पॉइंट तो ये हमारा ओरिजिन यानी कि वर्टेक्स है, दूसरा एंड पॉइंट उसमें T2 आ जाएगा, यहाँ पे T1 है उसकी जगह T2 आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस A T2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2A T2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब मुझे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। अच्छा, हम S1 S2 बोल देते हैं, ठीक है, इक्वेशन को तो हम S1 S2 बोलेंगे ना। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हम जानते हैं, C1 C2 लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने सर्कल में S1 S2 लिखाया था इसलिए। सो यहाँ पे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। हम अच्छे से समझते हैं ये, या रेडिकल एक्सिस बोलो जो भी बोलो, ए आर इज द रेडिकल एक्सिस या कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस टू सर्कल्स। सो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको A T2 स्क्वायर, अच्छा A कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा, A T2 स्क्वायर माइनस T1 A इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2AY कॉमन यानी कि T2 माइनस T1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0।
T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर होगा T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि T1 इज नॉट इक्वल टू T2 है, P और Q दोनों अलग अलग पॉइंट है। सो हम T1 माइनस T2 जो है वो काट सकते हैं। सो और A भी उड़ा सकते हैं, A भी जीरो तो नहीं होगा। सो एक्चुअली हमारा जो ये कॉर्ड सॉरी मतलब कॉमन कॉर्ड या भी जो भी बोलो AR का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इंटू T1 प्लस T2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब AR का AR ऐसा बोला है, AR के लिए AR इज इंक्लाइंड एट एन एंगल फाई, मतलब AR का स्लोप क्या होगा tan फाई, और वो कितना होगा इसके हिसाब से। AR का इक्वेशन है मेरे पास, तो इक्वेशन दिया हो तो स्लोप लिख सकते हैं ना, को माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाई जो है इंक्लिनेशन एंगल है AR का, AR इज इंक्लाइंड एट एन एंगल फाई है, सो tan फाई AR का स्लोप हो जाएगा। तो वो यहाँ से जो है ये भी लिख सकते हैं ना, वो दोनों सेम होगा, यहाँ पे जो है दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। स्लोप का तो वैल्यू आपको पता ही है, माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ये पता है हमें। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का स्लोप पता ही है ना। ओके, अब T1 और T2 की वैल्यू बची है। हमें देखो ये टेंजेंट की बात है, तो टेंजेंट वाले केस में ये M1 मतलब 1/T1 होता है और M2 मतलब 1/T2 होता है, अगर आपको पता हो तो। टेंजेंट वाले केस में, क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन वैसे कैसा होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, या अच्छा ये तो m फॉर्म में हो गया। तो वैसे हमने ये टेंजेंट का इक्वेशन अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखे तो क्या लिखते थे, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, अगर याद हो तो, और फिर हम t से डिवाइड करते थे और x बाई टी प्लस ए टी ऐसा लिखते थे, और फिर हमने बोला था कि t इज इक्वल टू 1/m या m इज इक्वल टू 1/t, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म से ही हमने स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो टेंजेंट वाले केस में जो स्लोप का वैल्यू होता है वो पैरामीटर का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि m1 इज इक्वल टू 1/T1 होगा और m2 इज इक्वल टू 1/T2 होगा, यानी कि T1 इज इक्वल टू 1/m1, है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T1 इज इक्वल टू 1/m1, m1 मतलब 1/tan थीटा 1 बोले तो cot थीटा 1। उसी तरह से T2 कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cot थीटा 2, बिकॉज मुझे जो प्रूफ करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, देखो उसमें cot है और tan है। सो यहाँ पे बेसिकली T1 और T2 की वैल्यू जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर से cot थीटा 1 और cot थीटा 2, ये 2 इधर भेज दीजिए, तो 2 tan फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2, ये पूरा का पूरा टर्म उठा के लेफ्ट साइड पे भेज दोगे तो आपको जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। आ गया ना, ये देख लो। सो cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 प्लस 2 tan फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा ये क्वेश्चन बन गया, इसको लिख देना, और फिर हम नया टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो देख लेते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल पे काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब को नॉर्मल पॉइंट्स मतलब को नॉर्मल पॉइंट जो है वो इसी का एक्सटेंशन बोल सकते हो, इसी थियोरी का, नॉर्मल की थियोरी का एक्सटेंशन मतलब, तो वो उसमें थोड़ा समझते हैं, प्रॉपर्टीज आएगी वो सब देखेंगे। चलिए तो हेडिंग लगा देते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। उसके लिए पहले तो थोड़ा हम थोड़ा काम कर लेते हैं। अभी इसके डेफिनेशन पे आएंगे। अभी पहले तो हम समझ लेते हैं नॉर्मल है तो हमारा, अच्छा जो भी एनालिसिस है वो है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए ही है, खाली स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही है, ओनली फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए m स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन क्या था, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3, ध्यान से अगर आपको पता है तो। अच्छा अब जैसे हमने टेंजेंट पे एनालिसिस किया था ना कि टेंजेंट कोई फिक्स पॉइंट h, k में से पास कर रहा है, फिर रिसर्च किया था थोड़ा उसमें, है ना। फिर जैसे कि मान लिया टेंजेंट था हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो मान लिया टेंजेंट ये वाला टेंजेंट इस ये पैराबोला का m स्लोप
एम स्लोप वाला कोई टेंजेंट होगा, स्लोप फॉर्म है ना, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट है ये। तो यहाँ पे मान लिया कोई ये थियोरी हम पढ़ चुके हैं कि इफ़ दिस टेंजेंट पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट एच कमा के, या पॉइंट एच कमा के, वैसे ही बोल दो, फिक्स पॉइंट मत बोलो, एच कमा के, है ना, कोई पॉइंट, यूनिक पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं, एच कमा के में से पास कर रहा है। सो के इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम। फिर यहाँ पे हमने एम में क्वाड्रेटिक बना दिया था, और फिर एम यहाँ पे फिर हमने ये कंक्लूड किया था कि एम में यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है वो क्वाड्रेटिक हो रहा है। सो मान लिया पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट है, या कहीं भी पॉइंट है, कोई ऐसे फिक्स पॉइंट में से पास कर रहा है, तो एच कमा के पॉइंट में से जो है हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं पैराबोला, मैक्सिमम 2 टेंजेंट जो है ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे मान लिया इफ नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल, ये ऊपर वाला जो लिखा है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब, इफ नॉर्मल पासिस थ्रू h कमा के, अगर नॉर्मल जो है h कमा के पॉइंट में से पास कर रहा है, देन तो बस यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो। सो k इज इक्वल टू क्या आएगा, एम एच माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। थोड़ा रीराइट करके अच्छे से लिखे तो मतलब सब कुछ एक साइड ले लेते, और यहाँ पे इन दोनों में से m कॉमन भी निकाल देते। सो ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू एम प्लस के इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो देखो नॉर्मल वाले केस में क्या है, देखो टेंजेंट वाले केस में परफेक्ट, मतलब यहाँ पे सॉरी क्वाड्रेटिक बना था, तो नॉर्मल वाले केस में जो है m में मुझे क्यूबिक मिला है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। सो इसका मतलब ये निकल सकता है कि h कमा के पॉइंट में से मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं इस पैराबोला पे, ठीक है। सो दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। इसके 3 रूट हो सकते हैं, m1 m2 m3, ओके। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं। सो फ्रॉम, यहाँ पे क्या कंक्लूजन लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट h कमा के मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू कैन बी ड्रॉन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 नॉर्मल बना सकते हैं। अब क्यूबिक थोड़ा याद करो, क्यूबिक में जो है यहाँ पे 3 रूट तो मैंने बोल दिया कि m1 m2 m3 3 रूट है भाई। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि तीनों रियल हो। अच्छा, एक केस ऐसा हो सकता है कि ऑल 3 रियल, तो 3 नॉर्मल बनेंगे, है ना, m1 m2 m3 इफ m1 m2 m3 ऑल रियल, तीनों रूट अगर रियल होंगे तो 3 नॉर्मल्स पक्का मिलेंगे मुझे, 3 नॉर्मल्स पक्का मिलेंगे भाई। मतलब 3 नॉर्मल्स पक्का मिलेंगे, बोला h कमा के पॉइंट में से मैं 3 नॉर्मल, एग्जैक्ट 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ पैराबोला के ऊपर। लेकिन अब क्यूबिक में ऐसा है कि या तो तीनों रूट रियल होंगे या तो एक रूट रियल होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 इमेजिनरी और 1 रियल है ना। अब क्यूबिक है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्यूबिक आप फैक्टराइज करोगे, सुनो, क्यूबिक अगर फैक्टराइज करोगे तो एक लीनियर फैक्टर आएगा, और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, ठीक है। कोई भी क्यूबिक, दुनिया का कोई भी क्यूबिक होगा ना, उसमें एक लीनियर फैक्टर तो आएगा, मतलब उसका एक रियल रूट तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी क्यूबिक का मतलब लीनियर फैक्टर एक तो रहेगा ही, मतलब उसमें, है ना। क्यूबिक जो है आप फैक्टराइज करोगे तो एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक में ब्रेक होगा, आपको ये पता है फैक्टराइज होके। तो दुनिया का कोई भी क्यूबिक ले लो, उसमें एक रियल, ये लीनियर फैक्टर की वजह से, अच्छा हाँ, आई होप ये सब पता होना चाहिए कि यहाँ पे ए रियल है। हाँ, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसमें सारे कोफिशिएंट रियल है भाई, है ना। यहाँ पे ये मत बोलना है सर लीनियर फैक्टर में भी आयोटा आ गया, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ए रियल होता है। फिर ये 2a माइनस एच रियल है ना, यहाँ पे सब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चल रहा है। ये h कमा के पॉइंट लिया तो यहाँ पे h और k तो रियल ही वैल्यू होगी ना, ये तो पता है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, k भी रियल होगा, तो 2a माइनस एच, है ना, ये सब रियल है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है, m क्यू का कोफिशिएंट, m का कोफिशिएंट और ये k कांस्टेंट सब रियल है, इसलिए एक लीनियर फैक्टर तो आएगा ही और एक दूसरा क्वाड्रेटिक आएगा। अब क्वाड्रेटिक में क्या है कि अगर एक रियल रूट है तो दूसरा रियल ही होगा। क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं हो सकता कि एक रियल रूट है और बाकी के बाकी का एक जो है मतलब नॉन रियल है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, एक केस ऐसा हो सकता है कि
बोथ रियल या तो इमेजनरी, बोथ इमेजनरी, ठीक है। और लीनियर फैक्टर की वजह से एक रियल तो आएगा ही। तो केसेस क्या क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे, तीनों रियल जैसे कि फर्स्ट केस लिखा, और दूसरा केस क्या बना, दो इमेजनरी एक रियल, तो मुझे एक नॉर्मल मिलेगा। मतलब h, k पॉइंट में से मैक्सिमम 3 नॉर्मल मिल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 2 नॉर्मल नहीं मिल सकते कभी। ज्यादा से ज्यादा मुझे 3 नॉर्मल मिलेंगे, कब, जब m1 m2 m3 तीनों की वैल्यू रियल हो, तीनों रूट जो है इस क्यूबिक के रियल हो, तब मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 नॉर्मल मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 नॉर्मल मिले, और मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 3 रूट में से 2 रियल है और एक इमेजनरी है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में से जो एक इमेजनरी रूट आ गया तो दूसरा भी इमेजनरी होगा। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक के इमेजनरी रूट्स जो होते हैं वो पैर में, कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, वो भी कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, है ना। ये आपको क्वाड्रेटिक में सिखाया गया आपको, है ना। तो केस 2 क्या, वन ऑफ रूट इज रियल, अदर 2 इमेजिनरी, बाकी के 2 इमेजिनरी हो तो एक नॉर्मल मिलेगा। यानी कि मुझे नॉर्मल्स मिलेंगे तो या तो एक नॉर्मल मिलेगा या तो 3 नॉर्मल मिलेंगे, है ना। h, k पॉइंट में से ये पैराबोला के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं या तो 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 नॉर्मल नहीं ड्रॉ कर सकते। एग्जैक्ट दो नॉर्मल ड्रॉ करना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी थोड़ा यहाँ पे एनालिसिस हो गया थोड़ा सा अभी तो, ठीक है। तो ये इसको नोट डाउन कर लेना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।